धन्वन्तरिमादिदेवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग जो कल हम लोगों ने सेरेब्रोवैस्कुलर स्ट्रोक पढ़ा था उसका चिकित्सा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है हमें सब जानना समझना। और चिकित्सा जो रहता है वह अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग हो जाता है। इसी को हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं और यह हर आयुर्वेदिक चिकित्सक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं पहले थोड़ा सा कुछ और भी चीजें दिखाऊंगा, आप लोग को उस हिसाब से भी देखना चाहिए समझना चाहिए। अभी आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है सेरेब्रोस्पाइनल सेरेब्रोवैस्कुलर जो स्ट्रोक है उसको हम लोगों ने कल देखा था कि एक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है और एक होता है ट्रांजिट स्ट्रोक। तो जो इस्चेमिक स्ट्रोक होता है उसमें क्लॉट फॉर्मेशन होता है। फंबाई जो रहता है फंबस वो फैट मॉलिक्यूल्स रहते हैं। आयुर्वेद की भाषा में आम जो रहता है वो जाके जो मस्तिष्क को रक्त देने वाली जो रक्त स्रोतस में जो ब्लड सर्कुलेशन करने वाली जो आर्टरीज है धमनियां है वहां पे ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड जा नहीं पाता है, रक्त जा नहीं पाता है ब्रेन टिश्यूज को और वो सूख जाती है। सूखने की वजह से इश्चीमिया हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। और उसकी वजह से लेफ्ट साइड में अगर इश्चीमिया हुआ तो राइट साइड के शरीर में पैरालाइज्ड हो जाएगा। लेफ्ट साइड में होगा तो राइट साइड में होगा। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ब्रेन में 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो हर लोब में अपना अपना फंक्शन होता है जो पूरे बॉडी के कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है। जहां पर भी ये प्रॉब्लम होगी, स्त्रोतरोध होगा, संघ होगा, तो उसके फंक्शन रुक जाएंगे। अब ये पक्षाघात है, इसको कॉमन भाषा में माधव निदान में बताया है कि गृहीत्वार्धम तनोर्वायु शिराः स्नायुर्विशोच्य च पक्षम अन्यतरम हन्ति संधि बंधान विमोक्षयन् कृष्ण अर्धकायस्तस्य स्याद् अकर्मण्यो विचेतना एकांग रोगम तम केचिदन्ये पक्षविदं विदुः सर्वांग रोगश तद्वच सर्वकायाश्रिते अनिले। ये हमारे आचार्य माधव जी ने बताया हुआ है। अभी अगर हम लोग देखें तो वायु जो है वो आधे शरीर में कुपित हो जाता है। मस्तिष्क में जो भी संप्राप्ति पैथोलॉजी हो रही है वो तो है ही, लेकिन ये आधे शरीर में कुपित हो जाता है और नाड़ियों को और नसों को सुखाकर संधियों के जोड़ों को शिथिल कर देता है और शरीर के उस भाग को बेकाम कर देता है, मतलब अकर्मण्यता ला देता है। आधा शरीर अकर्मण्य और चेतना रहित हो जाता है। इसी को कोई एकांगवाद कहते हैं, कोई पक्षाघात कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर में वायु कुपित होने से सर्वांग रोग या सर्वांगवात हो जाता है और संपूर्ण शरीर भी अकर्मण्य हो जाता है। अब ये तो माधव निदान में डेफिनेशन बताया। अब हम अगर चिकित्सा में जाते हैं तो चिकित्सा में जाने के पहले आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करें तो ये होता क्यों है। तो ये जो पक्षाघात है ये वायु के नानात्मक विकार जो 80 प्रकार के नन आत्मज जो सामान्य नहीं है अलग तरह के हैं, उनमें पक्षाघात भी एक टाइप बताया है। तो इसका कारण क्या होता है। तो पक्षाघात जो होता है, पक्ष मतलब एक साइड शरीर का एक पक्ष और आघात मतलब डिस्ट्रक्शन, ऐसे हम लोग को समझना चाहिए। डिस्ट्रक्शन मतलब
आज के भाषा में जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, जो वॉलेंटरली जो काम करते हैं, जैसे हमको हाथ हिलाना है, उठाना है, तो जो मोटर नर्व की वजह से जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, उनका एक साइड में आघात होना, मतलब लॉस होना या डिस्ट्रक्शन होना, वो काम नहीं कर पाते। अकर्मण्यता अगर हम बोलेंगे तो वो हो जाता है। और यह वात व्याधि के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें पित्त का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और यह मध्यम रोग मार्ग की व्याधि है। मर्म अस्थि संधि, क्योंकि मर्म कहाँ है तो मस्तिष्क में ये चीजें हो रही हैं। तो मर्म अस्थि संधि जो है यह मध्यम मार्ग है, तो ये मध्यम मार्ग की व्याधि है। इसमें क्या क्या होता है, तो चेष्टा हानि होती है। जो शरीर की चेष्टा है वह उसकी हानि हो जाएगी। फिर अचेतनता आ जाएगी। हस्त पाद का संकोच हो जाएगा, हाथ पैर का। सिरा और स्नायु का शोष होगा। वाक स्तंभ, मतलब वायु बोलने का जो वाक, वायु की वजह से स्तंभ, ऐसे चीजें हो जाएगी। फिर रुझा होगा, मतलब पेन होगा। फिर संधि बंध विमोक्षण, संधि का जो बंध है वो खुल जाएगा। ये चीजें जो अभी श्लोक में बताई इसी को मैंने एक एक करके बताया। और चिकित्सा भी इतना इंटरेस्टिंग है ये चीजें जो अभी ये जो है पक्ष्यमन्यतरम हंति संधि बंधा विमोक्षण कृष्णो अर्धकाय सत्य त्याग अकर्मण्य विचेतना, जो मैंने बताया वो यही है, श्लोक से ही बताया। अब इसी को हेमिप्लेजिया भी बोलते हैं। हेमिप्लेजिया मतलब ये होता है कि या हेमीपैरासिस, ये जो होता है मॉडर्न साइंस में बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे वॉलेंटरी फंक्शन जो है एक साइड के बॉडी के, वो उसका लॉस हो जाता है, अकर्मण्यता आ जाती है। और सेरिब्रो वेस्कुलर जो स्ट्रोक होता है उसकी वजह से होता है। स्ट्रोक दो टाइप का होता है, हेमी हिमोरेजिक स्ट्रोक और इश्चेमिक स्ट्रोक। ज्यादा होने का कौन सा चांस होता है, तो इश्चेमिक स्ट्रोक ज्यादा होता है, जहाँ पे सूख जाता है, इन्फेक्शन नेक्रोसिस हो जाता है, इश्चेमिक होता है। तो वहां पे स्त्रोतरोध होता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ब्लड नहीं जा पाता है, इसलिए सूख जाते हैं, ब्रेन सेल डेड हो जाते हैं। सूखापन, शोष शोष ऐसे संप्राप्ति होती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्गावरोध जन्य। और दूसरा होता है मार्गावरोध की वजह से धातु का क्षय होने लगता है, ये हो गया। दूसरा कारण होता है हिमरेजिक। तो हिमरेजिक हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्त वाहिनी फूट जाती है, बस्ट हो जाती है, और ब्लड वेसल से वो लीक होने लगता है, और वो पूरे ब्रेन में फैल जाती है। ये हम लोगों ने कल देखा है। इस ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक जो होता है वो टाइम प्लॉट होता है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन वह रिवर्स भी हो जाता है, वो ठीक भी हो जाता है। अब इसका हेतु क्या है, आयुर्वेद अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले हम हेतु, लक्षण और औषधि, इस पे हम लोग करते हैं। तो पेशेंट जो है बहुत दिनों से वह हेतु सेवन क्या कर रहा है, तो वो रुक्ष आहार का सेवन कर रहा है, शीत चीजों का सेवन कर रहा है, अल्प मात्रा में खाना खा रहा है, बहुत कम खा रहा है। फिर लघु आहार का सेवन ज्यादा कर रहा है, मतलब हल्का जो रहता है शरीर के लिए, वह लघु आहार का सेवन ज्यादा कर रहा है। उसके बाद में वह अकाल भोजन कर रहा है, रात को 2 बजे भी वो खाना खा रहा है, मतलब कभी भी उसका टाइम बे टाइम वो नहीं है, रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे खा रहा है, पूरा दिन नहीं खा के वो कभी भी गलत टाइम पे खाना खा रहा है, ये कारण हो सकता है। फिर लंघन कर रहा है बहुत ज्यादा। अब उल्लंघन करने का भी एक मर्यादा होती है, अति लंघन कोई भी चीज का हो गया वो वायु का प्रकोप करता है। और उसी तरह से आम दो दुष्टि ज्यादा होना, आम ज्यादा बढ़ना, वो स्त्रोतोरोध करता है, वह भी वात व्याधियों का कारण होता है। वहां पे उपस्तंभित वात व्याधि, ऐसा हम बोल देते हैं, आम ज्यादा बढ़ने की वजह से वायु की गति को रोक रहा है। और जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, थ्रोम्बस या एम्बोलाई हो रहा है, वो एक तरह से आम है। आम की वजह से स्त्रोतोरोध हो रहा है, मार्गावरोध हो रहा है, और आगे ब्लड नहीं मिलने से इश्चेमिक चेंजेस आ रहे हैं, नेक्रोसिस हो रहा है, इंफेक्शन हो रहा है। उसी तरह से व्यायाम को बहुत ज्यादा, मतलब विहार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है आयुर्वेद में, कि आहार का भी गलती है और विहार का भी गलती है। जैसे अति व्यायाम करना, खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, लेकिन जिम जा रहे हैं बहुत लोग, जिम जाने में अति व्यायाम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, यह वात का प्रकोप का कारण होता है। आयुर्वेद बोलता है व्यायाम करिए तो अर्ध शक्ति व्यायाम करिए, बहुत ज्यादा अति नहीं करना चाहिए। अति व्यायाम से होता है अति जागरण करना, रात रात भर लोग सोते ही नहीं है, और दिन में भी कम सोते हैं। कम सोना भी बॉडी रिलैक्स में बात का प्रकोप होगा। फिर वेगों का धारण करना, तो जो अधारणीय वेग है, अधारणीय वेग, धारणीय वेग को नहीं, अधारणीय वेग है कि मल मूत्र को रोका है, छींक को रोका है, प्यास को रोका है, भूख को रोका है, नींद को रोका है, जो वेगों को धारण करने से बात प्रकोप होता है, वह भी एक कारण है।
फिर शीघ्र यान से जाना, शीघ्र यान मतलब एरोप्लेन में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उन लोगों को ये चांसेस ज्यादा रहते हैं। या फिर लोकल ट्रेन भी, मुंबई का ट्रेन है, वहां पे भागदौड़ की जिंदगी बहुत ज्यादा है, तो शीघ्र यान से गमन करना। फिर वैवाह करना, वैवाह मतलब अति शुक्र का क्षय, अति मैथुन करना, अति वैवाह करना। फिर पंचकर्म कर रहे हैं या कोई भी क्रिया कर रहे हैं, विषमोपचार करना, वह कारण होता है वात प्रकोप का। उसी तरह से धातुओं का ज्यादा स्त्राव होना, अगर जैसे रक्त निकाल रहे हैं तो बहुत ज्यादा रक्त निकाल रहे हैं, तो वह अति स्त्राव, दोष। और धातु स्त्राव में अगर दोष का देखें तो वमन करा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दोष निकाल रहे हैं, वमन अति योग हो गया। या फिर विरेचन कर रहे हैं तो अति विरेचन कर रहे हैं, शिरो विरेचन में अति शिरो विरेचन कर रहे हैं। या फिर आस्थापन दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा आस्थापन वृत्ति दे रहे हैं। तो अति दोषों का स्त्राव होना या धातु का स्त्राव होना, रक्त स्त्राव होना, यह भी विषमोपचार विहार में आता है। उसी तरह से अति लंघन करना, दुख शैया, सोने का जो है पैटर्न, वह भी दुख शैया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे छठ व्रत है, तो बहुत सारे लोग जो जा रहे हैं मुंबई से, चेन्नई से, दिल्ली से, तो ट्रेन उतनी दी नहीं गई, तो लोग कैसे भी बैठ के जनरल बोगी जैसा कैसे भी लैट्रिन में बाथरूम में सिकुड़ के सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, बेवों को भी धारण कर रहे हैं। यह भी पैरालिसिस का कारण होता है। मतलब ये विषम आसन और दुखशैया, ये भी इसका कारण होता है। उसी तरह से दिवा स्वप्न करना, दिन में सोना, यह सबसे मेन कारण होता है। यह आम उत्पत्ति करता है, स्त्रोतोरोध करता है। फिर अभिघात होना, चोट लगना, मस्तिष्क में लग गया या इंजुरी हो गया कहीं पर भी, यह भी पैरालिसिस का कारण होता है। इतने सारे हेतु आयुर्वेद में ही बताते हैं और मॉडर्न साइंस में नहीं बताते हैं। मॉडर्न साइंस में बताते हैं लेकिन वो डिजीज के हिसाब से पैथोलॉजी बताते हैं, और वहां पे क्या हुआ वो बताते हैं, लेकिन हम जो वात पित्त कफ के हिसाब से बताते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से मानसिक हेतु बताते हैं कि चिंता बहुत ज्यादा करना, चिंत्या तति चिंतना, रस धातु की दृष्टि होती है और वात का प्रकोप होता है। काम शोक भयाद वायु, काम से, शोक से, भय से वायु का प्रकोप होता है। उसी तरह से क्रोध ज्यादा करना, अगर मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, क्रोध बहुत ज्यादा निकाल भी रहे हैं क्रोध को और मन में भी रख रहे हैं, पित्त की तो दृष्टि होगी ही होगी, लेकिन वायु का भी प्रकोप हो जाएगा। ये भी पक्षाघात का एक हेतु होता है। फिर अन्य कारण जो होते हैं, उसमें रोग बहुत सारे होना, व्याधिग्रस्त होना, उसकी वजह से पक्षाघात होता है। मर्माभिघात होना, धातु का क्षय होना, यह सारे कारण हो जाते हैं। तो इसमें अर्ध शरीर का चेष्टा हानि होता है, अचेतना होती है, और हस्तपाद में कोई भी अकर्मण्यता, ये चीजें हो जाती हैं। अभी मैं यही चीजें आप लोग को और बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। अभी हम लोग ना जो भी पढ़ रहे हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म हम लोग को विचार करना है, क्योंकि आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। अभी ये जो होता है, ब्रेन ब्लड का क्लॉट हो गया, ब्लड का क्लॉट हो गया तो ये कौन सा हो गया, तो वहां पे स्त्रोतोरोध हो रहा है। ब्लड का क्लॉट हुआ है तो ये देखना पड़ता है कि हिमरेजिक शॉक की वजह से क्लॉट हुआ है क्या, एक, या फिर आर्थेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आए हैं, वहां पे ब्लॉक हो गया है, वो है क्या, थ्रोम्बस है क्या, एम्बोलाई है क्या, वो हमें पता चलता है। बीपी ज्यादा बढ़ने की वजह से हिमरेजिक हुआ है या इश्चेमिक हुआ है, वो हमें पहले तो डायग्नोस करना पड़ता है। उसके बाद में हमें अम, आगे हम चिकित्सा करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले तो मैं थोड़ा चिकित्सा बता देता हूँ, फिर मैं और सूक्ष्म सूक्ष्म बताऊंगा। तो चरक संहिता में चिकित्सा स्थान, जो वात व्याधि चिकित्सा है, उसमें क्या बताया है, 97 नंबर का श्लोक, 28वें अध्याय के 97 नंबर के श्लोक में आचार्य चरकाचार्य जी ने बोला है, स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, मतलब यहाँ पे स्वेदन देना है और स्नेह विरेचन, ये दो महत्वपूर्ण उपक्रम बताए हैं। और वात व्याधि जो है उसके अंतर्गत ये बताया है, लेकिन यहाँ पे विरेचन क्यों बताया है, क्यों क्यों बताया है, क्योंकि रक्त के उपधातु कौन से होते हैं, तो सिरा और कंडरा होते हैं। और यहाँ पे सिरा और कंडरा का ही सूखापन होता है। सिराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, कंडरा की उत्पत्ति कैसे होती है, तो रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, उसमें मेद का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और रक्त के हर पाक से कंडरा और स्नायु बनते हैं। तो रक्त के उपधातु हैं ये, तो रक्त की चिकित्सा करनी है। रक्त और पित्त का आश्रय से संबंध है, तो रक्त की चिकित्सा मतलब विरेचन चिकित्सा। अच्छा मतलब दूषित पित्त निकल जाएगा, दुष्टि निकल जाएगा, तो रक्त व स्रोत शुद्ध हो गया। अपने आप जो सिराएं और कंडरा की नवीन उत्पत्ति है,
या फिर वहां पे जो संप्राप्ति हो गई सिरा और कंडरा में, जो पोषण नहीं मिल रहा है, वह ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, क्योंकि सिरा और कंडरा की दुष्टि होती है यहाँ पे। इसलिए विरेचन का उपक्रम करना सबसे जरूरी होता है। जब हम विरेचन करते हैं तो सिरा और कंडरा की अपने आप शुद्ध चिकित्सा हो जाती है, क्योंकि वो उप धातु है। मेन धातु की चिकित्सा किया तो उप धातु की भी अपने आप चिकित्सा हो जाती है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें तो प्राणवायु, क्योंकि मस्तिष्क में ऊर्ध्व जो मूर्धा है वहां पे प्राणवायु की गति होती है। प्राणवायु कर्मेंद्रिय को, जो सेंटर्स है और ज्ञानेंद्रिय है, उनको कंट्रोल करता है, उनके अधिष्ठानों को कंट्रोल करता है। और प्राणवायु की स्थूल रूप में गति कौन सी है, तो ऊपर से नीचे है। उसको अनुलोम गति प्राप्त होने के लिए जब हमने विरेचन कराया तो वह प्राकृत हो जाती है। उसी तरह से रक्त के उपधातु सिरा और कंडरा की दुष्टि को दूर करने के लिए और साक्षात रक्त दुष्टि को ठीक करने के लिए, क्योंकि रक्त में थ्रोम्बस है, एम्बोलाई है, हिमरेज जैसा रक्त पित्त जैसा संप्राप्ति हो रहा है, ऊर्ध्वक हो रहा है या तिर्यक हो रहा है, उसको हमें प्राकृत करना है। इसलिए हमें विरेचन चिकित्सा करना सबसे जरूरी है। विरेचन भी ऐसे नहीं है, स्नेह संयुक्तम, स्नेह युक्त विरेचन ही करना है कि बात का प्रकोप ना हो। मेन व्याधि है बात की है, तो बात का प्रकोप ना हो तो हमें घृत पिला के या एरंड तेल से घृत पिला के त्रिवित लेम वगैरह देके भी हम लोग इसको कर सकते हैं। उसी तरह से बाह्य स्नेहन स्वेदन करना है। स्वेदन क्यों करना है कि वो वायु की गति को प्राकृतिक, क्योंकि स्पर्शनेन्द्रिय जो है वो वायु का स्थान है। पक्वाशय कटि शक्ति श्रोत्राक्ति स्पर्शनेन्द्रियम स्थानम आते तथापि पक्वादान विशेषता। तब हम लोग जब स्पर्शनेन्द्रिय में तेल लगाते हैं, स्वेदन करते हैं, तो वायु अपने आप ठीक हो जाता है, शमन हो जाता है। वायु की जो सूखापन आ गया वायु की वजह से, रुक्षता आ गई है, वो स्नेहन होने से, और जो श्रीरा और स्नायु में जो वो ज्यादा संकोच और शोष ऐसा हो गया, वो ठीक हो जाता है। इसलिए स्वेदन और स्नेहन करना बहुत जरूरी है। बाह्य और अभ्यंतर, अभ्यंतर के लिए मैं बता रहा हूँ। पहले बाह्य तो बला तेल का, नारायण तेल का, चंदन वाला लाक्षादी तेल का, ये सब, और बहुत सारे तेल, दशमूल तेल है, फिर शीर वाला तेल है, और कोट्टम चुक्कियादि तेल, स्तंभ बोलते तो कोट्टम चुक्कियादि तेल है। तो ऐसे तेलों का अभ्यंग करना चाहिए। उसके बाद बाष्प स्वेद देना है। बाष्प स्वेद के लिए हम लोग दशमूल क्वाथ, बिल्वादी क्वाथ, निर्गुंडी पत्र का क्वाथ, जो वात शामक औषधि है उनका हम बाष्प स्वेद देते हैं। उससे फिर पैरालिसिस में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से इंद्रियों की जो दृष्टि है उसको ठीक करना है, तो नासा ही शीर्षो द्वारम, नासा ही सिर का द्वार है, तो वहां पे नस्य चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर इश्यमिक चेंजेस आ गए, इंफेक्शन हो गया है, सूख गया है, वहां के ब्रेन सेल डेथ डेथ हो गया है उनका, तो वहां पे स्नेहन करना बहुत जरूरी होता है। स्नेहन करने के लिए नस्य बहुत जरूरी है, इसलिए घृत का हम नस्य दे सकते हैं। फिर उसके बाद घृत में हम लोग महाकल्याणक घृत, जो उन्माद अपस्मा में मस्तिष्क में जाने वाले सारस्वत घृत है, ब्राह्मी घृत है, महाकल्याणक, महापैशाची, महापंचगव्य घृत, ऐसे घृतों का हम लोग नस्य देते हैं। फिर अणु तेल का नस्य देते हैं, षड बिंदु तेल का देते हैं, फिर पंचेंद्रिय वर्धन तेल का देते हैं, फिर शीर बला तेल का देते हैं, जो साथ में है पेशेंट के लिए उसका नस्य देते हैं। उसी तरह से अगर इसमें ये भी देखना है कि पित्तानुबंध है कि नहीं, पेशेंट पित्त प्रकृति का है कि नहीं। अगर पित्तानुबंध है और दाहपाक और मुंह में छाले पड़े हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, तो हमें स्वेदन नहीं कराना चाहिए। स्नेहन और संवाहन, मतलब शरीर को दबाना, प्रेशर वाला थेरेपी, वो सब देना चाहिए। और ऐसे अवस्था में रक्त मोक्षण करना बहुत जरूरी होता है। अगर, और जैसे बहुत सारे आवाज सर भी बताते हैं कि कोई पेशेंट का बीपी हाई हुआ और उसका विजन लॉस हो गया, तो विजन का सेंटर कौन सा है, तो ऑक्सीपिटल एरिया जो लोब है, वहां पे कहीं ना कहीं रक्त वाहिनी फूट गई है। तो सर ने क्या किया कि वहां पे जलौका लगा दिया, आंख के पास भी लगा दिया, पीछे भी लगा दिया। जलौका उच्चारण करते ही पेशेंट को 10 मिनट में दिखाई देने लगा। तो इतना फायदा रक्त मोक्षण से होता है, तो इसका हमें जरूर करना देखना चाहिए अगर विजन लॉस हो रहा है तो। उसी तरह से जो जो सेंटर्स के कामों में गड़बड़ हो रही है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना चाहिए। पक्षाघात में हम लोग औषधियां अगर हम लोग देखते हैं, तो पहले तो हमें उपस्तंभित वात व्याधि है कि निरुपस्तंभित है। उपस्तंभित है तो आम वात की तरफ वो जा रहे हैं क्या, आम आम है क्या, तो वहां पे दीपन पाचन लंघन कटु औषधियां देंगे। निरुपस्तंभित है जहाँ पे आम नहीं है और रुक्षता बहुत बड़ी है, शोष बहुत ज्यादा है, धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो वहां पे हमें दीपन पाचन अनुलोमन करके योगराज अब पहले पक्षाघात में पहले विरेचन ही करना है, स्नेहन शोधन तो करना ही है। उसके स्वेदन पित्त वाले में नहीं करना है, बाकी सब में कफ और वात में करना है। और फिर योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, महावात विध्वंसक रस है,
समीर पन्नग रस है, वाद गजांकुश रस है, एकांग वीर रस है, रसराज रस है, बृहत्वाद चिंतामणि रस है, और पित्तानुबंध अगर है सिम्टम्स तो सुशेखर रस है, जटामंसी है, दुरालभा है, इनका हमें प्रयोग कर। दूसरा क्या है कि हस्तपाद विकृति है, तो हमें वहां पे स्नेहन स्वेदन तो बहुत ही करना पड़ेगा, तभी वो ठीक होगा। और अगर शैत्यता है और स्तब्धता है, गुरुता है, शोथ है, तो कफ का अनुबंध है। कफ का अनुबंध हो गया तो समीर पन्नग रस जो है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, लोकनाथ रस है, जो कफ को, कफ केतु रस है, वो कफ वाली संप्राप्ति को भंग करने वाली वो दवाइयां देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग भी कुछ बताइए तो मैं और इसमें कुछ डालू, मैं इनपुट दूंगा। आदरणीय बीना मैडम, आप कुछ बताना चाहती हैं? बीना मैडम जी, आप कुछ बताना चाहती हैं? पक्षाघात का चिकित्सा में आपका क्या मत है? बीना मैडम अगर मेरी बात सुन रही हैं तो कृपया बताइए। शायद पेशेंट देखते हैं बीना मैडम। नहीं नहीं सर, पेशेंट देख रही थी। तो हो गया मेरा। मैं तो पहले स्नेह विरेचन, कभी भी पेशेंट आया जो 1 साल के बाद भी एलोपैथी खा के मेरे पास आया तो मैं उसको स्वेदन दे के सस्नेह विरेचन यानी एरंड तेल वो देती ही हूँ। उसके बाद में मैं नस्य देती हूँ। मैं बला तेल का देती हूँ या अश्वगंधा तेल का या मालकांगनी तेल का मैं नस्य देती हूँ ज्यादा तो। उसके बाद में बृहत्वाद चिंतामणि, त्रिभंग भस्म, आभ्रक भस्म और उसके साथ महावात विध्वंस, ऐसी एकांगवीर इसकी पुड़िया बना के देती हूँ। कभी कभी सुवर्ण माक्षिक भी उसमें दे देती हूँ। कफानुबंधी है या पित्तानुबंधी है तो उसको देखकर थोड़ा 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 रसराज रस भी कभी कभी यूज करती हूँ मैं। उसके साथ बाद में अच्छा थोड़ा सा आम पचन हो गया और बाद में उसको बस्ती दे देती हूँ। तिक्त क्षीर बस्ती बहुत दिन तक मैं यूज करती हूँ। 1.5 साल तक तिक्त बस्ती पंचतिक्त क्षीर बस्ती देने को कहती हूँ और उससे अच्छा रिजल्ट आता है। बीच बीच में एरंड स्नेह का विरेचन देती ही रहती हूँ थोड़े थोड़े दिन के बाद। 3-4 महीने हो गए तो एरंड तेल 15 दिन देना और बाद में बंद करना, ऐसा करती ही रहती हूँ और बस्ती मगर चालू रहते हैं सर। हाँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आयुर्वेद का सबसे मेन सूत्र क्या बताया, संक्षिप्त क्रिया को निदान परिवर्जनम, निदान परिवर्जन करना ही सबसे मेन चिकित्सा होती है। हम चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन उसका निदान क्या है वह हमें देखना बहुत जरूरी होता है कि अभी निदान में हम अगर विस्तार से देखें तो पेशेंट जो रहता है वह क्या आहार और विहार कर रहा है, वह खाना कैसा खा रहा है, इस पे हमें पूरा केस टेकिंग प्रॉपरली करना ही पड़ता है। अगर हम केस टेकिंग नहीं करेंगे और चिकित्सा बस वो दवाइयां ही दे रहे हैं तो हमारा हो सकता है। और दूसरा क्या है कि पास्ट हिस्ट्री भी देखना पड़ता है, प्रेजेंट हिस्ट्री भी देखना पड़ता है। तो अभी इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि, और फिर चिकित्सा सूत्र भी देखेंगे हम लोग। तो पहले तो अगर लक्षण देखें तो अर्ध शरीर चेष्टा निवृत्ति हो रही है, कर्म हानि हो रही है, लॉस ऑफ वॉलेंटरी फंक्शंस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। फिर अचेतना, अचेतना मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और सेंसेशन। हस्तपाद संकोच और स्तंभ मतलब कॉन्ट्रैक्चर्स हो रहे हैं, स्पास्टिसिटी हो रही है अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में, या एक साइड में हो रहा है या दोनों साइड में हो रहा है। मसल टोन जो है वो बहुत इंक्रीज हो गया है, बहुत लूज पड़ गया है, शिथिलता आ गई है। शरीर मतलब वहां पे ऐसा लग रहा है शरीर पतती, शरीर गिर रहा है ऐसा फील होता है। फिर अ, पक्षम अंतराम हंति मतलब ऑपोजिट साइड जो रहता है, अन्य तरम हंति मतलब अगर लेफ्ट साइड में एमआरआई में दिख रहा है लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में होगा, फिर राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में होगा। तो पक्षम अन्य तरम हंति, दूसरे साइड में ऐसे नाश हुआ है ऐसे दिखेगा। सिरा और स्नायु में शोष होगा, मतलब वहां पे ब्लड वेसल्स और लिगामेंट्स में वहां पे शोष ऐसे दिखेगा। फिर मुख विकृत आएगा, भ्रू, ललाट, नासा, जिह्वा और हनु में विकृति दिखेगी। आईब्रोज में दिखेगा, ललाट फोरहेड में दिखेगा, नासिका में, यह अर्धितवाद की तरफ थोड़ा जा रहा है वैसा दिखेगा। वाक संग मतलब अफेजिया या डिस्फेजिया मतलब बोल नहीं पा रहे वो इंसान, खाना निगल नहीं पा रहे।
आवाज नहीं निकल रही है, आवाज विकृत रूप से आ रही है। फिर संधिबंध विमोक्षण, जो ज्वाइंट्स हैं, खासकर जो शोल्डर ज्वाइंट है उसमें लूजनेस आएगा, रुझा और तोद होगा, मतलब जो अफेक्टेड साइड है वहां पे पेन होगा। आप लोग को शायद एक मूवी मालूम होगा, वो जो अनुपम खेर और सलमान खान और माधुरी दीक्षित का था, हम आपके हैं कौन। तो उसका जो अनुपम खेर है ना, उसका वो स्टोरी बता रहा था कि उसका शूटिंग हो रहा था, तभी उसका हाई बीपी हुआ और उसको फेशियल पैरालिसिस हो गया। और वो जब लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, तो वो मुंह टेढ़ा करके ही वो उसने पूरा शूट करवाया था उस टाइम। तो उसको बोला गया कि आप आराम करिए, डॉक्टर ने भी कहा था और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी कहा था। बोला नहीं, मैं इसको एक कॉमेडी बना दूंगा। और फिर वो लड़ा और फिर वो पूरा उसका फेशियल पैरालिसिस ठीक कर दिया। तो उसमें ऐसा दिखता है, आप लोग देखिएगा अगर वो सीन आपको यूट्यूब में देखेगा, तो उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ था अनुपम खेर को। उसी तरह से हम लोग और देखें तो इसमें हमें आहार में तो मैंने बता दिया कि रुक्ष शीत अल्प लघु आहार, अकाल भोजन। दूसरा क्या है कि पेशेंट हमारे पास जो आते हैं, सेंडेटरी लाइफस्टाइल। सेंडेटरी लाइफस्टाइल मतलब कभी भी सोना, कभी भी जागना, दीवा स्वाप करना, कभी भी खाना, कभी भी मतलब कुछ भी चीजें उल्टा पुल्टा करना, जो हमारा जो आयुर्वेद बताते हैं कि ब्राह्मण मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षातम आयुषा, ये सब चीजें ना होना। दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें मेन प्राण वायु की दृष्टि होती है। प्राण के साथ व्यान वायु की भी दृष्टि होती है, उदान वायु की होती है, समान की होती है, अपान की होती है, और तीनों दोषों की होती है। पित्त भी जो है कहीं ना कहीं अनुबंध के हिसाब से पित्तानुबंधी कफानुबंधी भी होता है। दूसरी अगर देखें तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, शिरा, स्नायु, धमनी और मल, इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। अधिष्ठान इसका मस्तिष्क होता है, सेर्ब्रोवेस्कुलर स्ट्रोक है तो इसलिए मस्तिष्क होता है। अगर स्पाइनल एरिया में हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड की वजह से लोअर मोटर न्यूरॉन खराब हो रहे हैं, वो पाथवे खराब हो रहा है, या अपर मोटर न्यूरॉन, तो वो स्पाइनल एरिया, स्पाइनल कॉर्ड में एक दुष्टि है, ये हमें देखना चाहिए। वो एमआरआई में हमें पता चल जाता है। स्त्रोतस देखे तो रसवत स्त्रोतस, रक्तवत स्त्रोतस, मांसवत स्त्रोतस, फिर उसके बाद में मूत्रवत स्त्रोतस, पुरीशवत स्त्रोतस, मनोवत स्त्रोतस, ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं। उसी तरह से इसमें हम लोग और देखें तो इसमें यूरिन भी इनकंटिनेंस हो जाता है, क्योंकि अगर वहां तक पैरालिसिस का अटैक आया है तो यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहता, ऐसा हमको पेशेंट बताते हैं। उसी तरह से हम लोग को लाइफस्टाइल क्या है वो पूरा, और फैमिली हिस्ट्री है क्या, पेशेंट में मतलब उनके पिताजी को भी था, दादाजी को भी ऐसे कभी हाई बीपी का प्रॉब्लम था क्या, पैरालिटिक अटैक आया था क्या, वो सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद में और मैं बता रहा हूँ, मैंने सारा नोट्स बना के रखा है। लॉस ऑफ कंट्रोल है, मूवमेंट डिफिकल्टी है, स्लर्ड स्पीच है, उसके बाद में नर्व वीकनेस है, मसल्स में स्टिफनेस है, नमनेस है, विजन प्रॉब्लम है, अनइंटेंशनल शेकिंग हो रहा है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है। उसी तरह से आप लोग भी कुछ कुछ बोल सकते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। हमें चिकित्सा सूत्र की तरफ भी जाना है। एक मिनट रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। और चिकित्सा में हम लोग पहले जो आम पाचक बटी देते हैं, लंघन कराते हैं, फिर उसके बाद में एकांग वीरस देते हैं, अश्वगंधा चूर्ण थोड़ा बल बढ़ाने अश्वगंधा चूर्ण देते हैं, सहचरादि का कैप्सूल दे सकते हैं, या सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती, जब ये शोधन हो गया फिर शमन के लिए हम मात्रा बस्ती देते हैं। मानस मित्र वटिका, अगर चिंता भय शोक है तो मानस मित्र वटिका देते हैं, अविपत्तिकर चूर्ण देते हैं, गंधर्व हस्त्यादि तेल देते हैं, बच्चा चूर्ण देते हैं। अब क्योंकि संज्ञा स्थापन करना भी बहुत जरूरी होता है वहां पे, ऐसा हम लोग करते हैं। और दूसरा क्या है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन मानसिक कारण में है क्या, स्ट्रेस और डिप्रेशन। और अगर मॉडर्न का हमने इन्वेस्टिगेशन करा है तो हाई बीपी का हिस्ट्री है क्या, या उस टाइम बीपी ज्यादा बढ़ा है क्या, या डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल बढ़ा हुआ है क्या, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है क्या, वो हमें देखना होता है। पूर्ण रूप अगर हमें समझ आ रहा है, अगर वो चीजें हो रही हैं, तो पेशेंट को हेडेक हो रहा है क्या, सर दर्द हो रहा है क्या, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड मतलब कंफ्यूजन है क्या, फिर थोड़ा सा चक्कर आ रहा है क्या, गिडीनेस है क्या उसको, फिर विशेष रूप से अगर देखें तो वीकनेस, और उसको थोड़ा सा स्तब्धता आ रही है क्या। उसी तरह से इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें होती हैं जो हम लोग अति प्रवृत्ति संगोवा शिराणम ग्रंथियों विमाग्रम चेति स्त्रोतसम दृष्टि लक्षणम, ये जब हम देखते हैं तो संघ की है क्या, संघ, फिर शिरा ग्रंथि है, और विमार गमन,
विमार्गमन में रक्त जो है अपने स्थान में जो होना चाहिए वो ना होके वो ब्लड कहीं पर भी लीक हो रहा है, ये विमार्गमन हो रहा है। इसमें विषम अग्नि भी हो सकती है, जाठराग्नि विकृत होती है, रस की अग्नि विकृत हो सकती है, रक्त की अग्नि विकृत हो सकती है, मांस की अग्नि विकृत हो सकती है, मेद की धातु अग्नि विकृत हो सकती है। उसी तरह से इसमें मेन कारण अगर आम है, आम की वजह से जो थ्रोम्बस या एम्बोलाई हो रहा है, तो जाठराग्नि मंदता हो रहा है, आम उत्पन्न हो रहा है। फिर रसगत आम, रक्तगत आम, मांसगत आम, मेदोगत आम, मतलब धात्वग्नि मध्यम धात्वग्नि मंदता के वजह से जो आम है वह हो सकता है। और दूसरा क्या है कि दक्षिण अर्ध शरीर हो रहा है कि वाम अर्ध शरीर हो रहा है, यह भी हमें देखना पड़ता है। वो हेमिस्फीयर में जो हुआ है लेफ्ट या राइट, वो तो हमें एमआरआई में पता चल जाता है। उसी तरह से अगर मसल्स बहुत वीक हो गए तो हमें शालीषष्टिक पिंड स्वेद भी करना पड़ता है। तो अलग अलग अवस्था होती है। दूसरा है कि स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचनम, ये क्यों बोला है? तो स्नेहन और स्वेदन हम लोग करते हैं तो स्रोतस मृदु होते हैं, दोष जो है वो कोष्ठ से, सॉरी, शाखा से कोष्ठ में आते हैं, ये तो है ही। लेकिन दोषों को उत्क्लेशित करना और द्रवीकरण करना, इसलिए स्नेहन शोधन बहुत जरूरी होता है। विरेचन जो होता है वो व्यापक एक चिकित्सा है जो दोषों को अच्छे से निकालती है, मतलब आमाशय से और पक्वाशय से दोषों को अच्छे से निकालती है। सीरा और कंडरा जो है उपधातुएं हैं रक्त की, और पित्त जो है वह रक्त का मल होता है। तो विरेचन जो होता है वो विकृत पित्त जो मल है रक्त का, उसको निकालने के लिए काम करता है, रक्त को शुद्ध करने के लिए काम करता है, रक्त का प्रसादन करने के लिए काम करता है, और कंडरा और सिराओं को शुद्ध करने के लिए ये काम होता है। उसी तरह से जो मस्तिष्क है, हमारा इंद्रियायतन है, अधिष्ठान है, तो प्राणवायु को, क्योंकि प्राणवायु कंट्रोल करता है सब चीजों को, तो अब मस्तिष्क देखें तो वो मातुलुंग मस्तुलुंग मज्जा से बना हुआ है, मज्जा धरा कला से बना है। तो हम मज्जा धरा कला को अच्छा करना है तो मैं पित्त धरा कला को जो ठीक करने वाली चिकित्सा है विरेचन, तो विरेचन देंगे तो पित्त धरा कला अच्छी होगी, पित्त धरा कला अच्छी होगी तो मज्जा धरा कला अच्छी हो जाएगी। और पित्तानुबंध है, कफानुबंध है, तो दोनों में, पित्तानुबंध और कफानुबंध में विरेचन चिकित्सा दोनों में एडवाइजेबल है, दोनों में हम लोग करेंगे तो वो फायदे ही देती है। वायु तो है ही, वायु को हम लोग गति प्राकृत कर देते हैं। उसी तरह से वात का जो उपक्रम है उसमें स्नेहन स्वेदन और मृदु संशोधन बोला है। तो विरेचन जो है आमाशय पक्वाशय को शुद्ध करता है, तो यहाँ पे मृदु संशोधन करना है, तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है कभी भी, तो उल्टा असर होगा। दूसरा है पक्षाघात, जो है वो धातुशय या मार्ग मार्ग का आवरण जन्य भी हो सकता है। तो चरक जी ने मृदु संशोधन और मार्ग का आवरण ये कारण बताया, तो इसमें विरेचन जो होता है वो सबसे अच्छा मृदु संशोधन करने के लिए प्रयोग होता है। उसी तरह से इसमें हमें मेडिसिन जो देना है वो हमें वैवाहिक विकासी सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण ऐसे देना है। तो विरेचन के द्रव्य जो है शोधन करने के लिए उष्ण है, तीक्ष्ण है, सूक्ष्म है, वैवाहिक विकासी, स्रोतस्सों को पूरी तरह से शुद्ध करते हैं। जहाँ पे क्लॉट है मस्तिष्क में, उसको भी निकालने के लिए हम लोग जैसे त्रिभित लेहम वगैरह देते हैं, तो वो पूरा अच्छे से वो शुद्धि कर देता है। दूसरा है कि वात व्याधि में मलावष्टम्भ ये भी एक हेतु होता है, बीपी बढ़ने का भी कारण हो सकता है, वायु अच्छे से अनुलोमित नहीं हो रहा, तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो विरेचन चिकित्सा सबसे अच्छा होता है। स्नेह युक्त विरेचन जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। विरेचन होने के बाद अग्नि बढ़ गया तो अब हम बस्ती कर्म करते हैं, क्योंकि बस्ती से वायु जो होता है वह कंट्रोल में आ जाता है, इसीलिए इसका बस्ती मात्रा बस्ती के रूप में हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और मैं कंटिन्यू बताया हूँ, इसमें हम लोग पंचामृत लौह भूगोल, बृहत्वर चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, रसराज रस, स्वर्ण मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी बसंत, ये बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? आदरणीय शशि मैडम, आरती मैडम, हाँ शशि मैडम बताइए। गुड इवनिंग सर। अभी तो ऐसे नहीं, बस पक्षाघात का मतलब वही है, श्वास ने विरेचनम जैसे आपने कहा है, हमेशा कैस्ट्रॉल वगैरह से विरेचन देना इसमें बेस्ट रहता है। और वात शामक ही चिकित्सा करनी होती है, क्योंकि मेनली वात प्रकोपक आहार मिलते हैं और बिहार दोनों ही कारण रहते हैं जब भी इस तरह के पेशेंट्स आए। पहले मतलब शुरुआत में जब आए थे बहुत साल पहले, मुझे याद है एक बार पार्किंसन वगैरह के पेशेंट्स आए थे, तो उस वक्त भी इतना माइंडसेट नहीं था
तो मैडम का आवाज चला गया। तब मैं शेयर करूंगी जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। इस पे वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकती हैं। अभय सर, भोसले सर, मंजुनाथ जी, कुछ बोलिए आप लोग। राम जी, जागीर जी, जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कृपया कुछ बोलिए। जितेंद्र कुमार भांजा जी, सेरेब्रोवास्कुलर स्ट्रोक एंड पैरालिसिस, इस पे आपका क्या विचार है? बोलिए बोलिए सर, कोई तो बोलिए, डिस्कशन होना चाहिए ना। और इश्चिमिया जो हो गया है या नेक्रोसिस इंफेक्शन हो गया है, उसको ठीक करना है तो नस्य चिकित्सा सबसे अच्छा है। तेल का मात्रा बस्ती और महा कल्याणक घृत, या जो भी स्नेह कल्पनाएं बताई जो मस्तिष्क पे काम करते, ब्राह्मी घृत या सारस्वत घृत, इसका हम लोग को नस्य और खाने में देना है। जैसे जैसे स्नेहन होते जाएगा वैसे वैसे बात जो है वो ठीक होते जाएगा, वायु शमन होगा और स्नेहन होने से जो इश्चिमिक चेंजेस है नेक्रोसिस वो ठीक होगा। हाँ बोलिए जितेंद्र कुमार भांजा जी। सर प्रणाम सर। बहुत हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया बताया आपने। और कैसे होता है क्या जो बीमार है, जो सब आपने बताया, जो एम्बोली फॉर्मेशन होता है, जब आर्थेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कहीं हार्ट में जो इस्चेमिक डिजीज डिजीज से होता है, हाई ब्लड प्रेशर में जो ब्रेन का जो आर्टरी फट जाता है, उसमें भी ये जो संज्ञा वाहिनी जो नाड़ियां हैं उसमें जो जो संज्ञा वहन करता है श्रुत अवरोध हो जाता है, तो वो पैरालिसिस हो जाता है। तो सर आपने जिस जैसा बताया और बीना मैडम ने भी बताया, उस तरह मैंने मेरी सारी प्रैक्टिस में एक दो जो बेल्स पाल्सी जो आपने अभी बताया था फेशियल पैरालिसिस का पेशेंट ट्रीटमेंट किया हूँ, तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जो आपने बताया, बृहत बात चिंतामणि। और उनमें से जो 101 खीराबल का बला का नश्य दिया था उनको भी विरेचन कराया था, वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। जो कि कितना एलोपैथिक दवाई खा रहा था महीने भर भी ठीक न, और उनको एक वायरल अटैक में भी उनको बेल्स पाल्सी हुआ था, वो भी हमारा नश्य लेकर भी, जो खीरावाला का नश्य लेकर और वो ज्योतिषमती का नशा लेकर भी वो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा काम करता है। जो आपने बताया कि जो स्नेहन होता है ब्रेन में, जो वायु का उनसे अब अनुलोमन हो जाता है और वो ठीक हो जाता है, ऐसा ही सर किया है। और जो ऐसा ही सर, इतना ही सर बताऊंगा। और वो जो भी आपने सिखाया बहुत अच्छा हमको लगा, और उससे लेकर अगली ट्रीटमेंट में हम प्रयास करेंगे सर। नमस्ते। नमस्ते सर। तो ये क्या है कि अगर एक पैर में हो गया तो मोनोप्लेजिया, एक साइड में हाथ पैर और आधे बॉडी में हुआ तो हेमिप्लेजिया, दोनों हाथ में हो गया तो डाइप्लेजिया, कमर के नीचे हुआ तो पैराप्लेजिया, दोनों हाथ दोनों पैर पूरे बॉडी में हो गया तो क्वाड्रिप्लेजिया। ऐसा ये पैरालिसिस को डिफाइन किया गया है, जो हम पक्षाघात बोलते हैं। और ये जो इस्चेमिक है तो उसमें प्लेक फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट, कोई ना कोई स्त्रोतोरोध कर रहा है। जिस भाग में कर रहे हैं, पैराइटल लोब में कर रहा है, फ्रंटल लोब में कर रहा है, टेम्पोरल लोब में कर रहा है, तो उसके फंक्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाते हैं, वो काम नहीं होता है, वो कर्मेंद्रिय वो नहीं करती है। एलोपैथी में क्या करते हैं, अर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक को रिमूव करते हैं, कैरोटिड आर्टरी को अच्छा करते हैं, वो पूरा मैकेनिकल इलाज करते हैं। लेकिन वो फिर से हो जाएगा क्योंकि पेट में आम है बहुत ज्यादा, फिर से हो जाएगा। यह चिकित्सा जो है यह संपूर्ण चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद की संपूर्ण चिकित्सा होती है जब हम विरेचन कराते हैं तो मस्तिष्क के से लेके पूरे शरीर का शुद्धि हो जाता है। हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा ज्यादा परफेक्ट है। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होता है जो टेम्पररी होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है, तो उसमें ब्लड विजन हो जाता है, चक्कर आता है, वर्टाइगो होता है, बीइंग सिक, ऐसे बीमार जैसे लगता है, डिजीनेस होता है, या कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। ये लेकिन ट्रांजिएंट होता है, ये हमें सूचना दे रहा है कि अभी बड़ा अटैक आने वाला है। तो इसमें हमें चिकित्सा तुरंत, और वही चिकित्सा वही है, स्नेहनम स्वेदम स्वेदनम तस्ने विरेचनम, यही है। हाँ। और अर्धितवात जो होता है, अर्धितवात में भी वही होता है। माधवकार जो है वो अर्धितवात को अलग बताते हैं और पक्षाघात को अलग बताते हैं, लेकिन चरक जी दोनों को एक ही बताते हैं। जी, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।
हाँ बीना मैडम बताना चाहें बताइए। एलोपैथी वाले तो एंटीकोआगुलेंट को देते हैं, ताबड़तोड़ शुरू करते हैं और बाद में तो फिजियोथेरेपी देते हैं, बस इतना ही देते हैं वो और कुछ क्लॉट को नहीं डिसॉल्व देते। करने के लिए, हाँ क्लॉट को डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है, इसलिए हाँ एंटीकोगुलेंट देते हैं। हाँ। लेकिन वो- उनके साइंस में और आयुर्वेद के साइंस में थोड़ा डिफरेंस है। आयुर्वेद अग्नि को मानता है, आम को मानता है, और ऊपर से हम लोग स्नेहन स्वेदन को मानते हैं, हम विरेचन जो चिकित्सा है, ये एलोपैथी साइंस में नहीं है ये सब। तो वो बार बार अटैक आने का चांस रहता है। एक एलोपैथी डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि वो स्नेहन करते हैं, आप तेल लगाते हो, वो नीचे कब जाता है, वो जाता ही नहीं नीचे। तो मैं उनको बोली क्योंकि मस्कुलर एट्रोफी होती है, मसल्स वीकनेस होता है, तो ऊपर से ही उसकी शुरुआत होती है रिजल्ट मिलने को, स्टिफनेस होता है मसल्स का। तो वो तब से यही उत्तर बराबर है ना सर? वो हाँ और कहते हैं क्या है, कि शरीर जो है ना वो पूरा होलिस्टिक है। अगर हमने एक जगह भी तेल लगाया ना तो पूरे बॉडी में वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसीलिए जैसे कान में अंजन दिया तो वो डायरेक्ट ग्रहणी कला को भी ठीक कर सकता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग वो अलग अलग हो सकता है। अगर हमने बस्ती दिया तो बस्ती से जो तेल एब्जॉर्ब होगा वो पूरे शरीर में फैल जाएगा। ऐसे भी होता है। हाँ हाँ। नस से दिया तो केवल मस्तिष्क में ही काम करेगा ऐसा नहीं, कंटिन्यू नस से दिया तो पूरे सार्वदेहिक शरीर में उसका इफेक्ट होगा। ऐसा होता है। और ये डिसीज में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होती है ना पूरी? हाँ और इसमें हम विरेचन देते हैं, नस्य देते हैं, शिरोबस्ती, शिरोधारा, व्यायाम और योग आसन वगैरह, योगासन वगैरह बहुत अच्छा फायदा होता है। तीक्ष्ण विरेचन नहीं देना है, मृदु संशोधन कराना है। इसलिए स्नेह युक्त और स्त्रोतोशोधन होना बहुत जरूरी है। हिमरेजिक है तो वहां पे शोधन होना है तो दूषित रक्त निकाल दे, दूषित रक्त को रक्त मोक्षण से निकालें या विरेचन से निकालें और लंघन करें। अगर इश्चिमिक है तो वहां तो आम है, मार्गवरोध है, वहां पे आम पाचन करना है, शोधन करना है। और शोधन के लिए स्नेहन स्वेदन होना जरूरी है। तो नस्य के थ्रू भी स्नेहन कर सकते हैं, कैसे भी कभी स्नेहन करके वहां के क्लॉट को डिसॉल्व करके निकालना है और फिर आगे चिकित्सा करनी है। रक्त का प्रसादन करने वाली ताप्यादि लौ जैसे स्वर्ण माक्षिक भस्म ये देते हैं तो रक्त का प्रसादन, रक्त वाहिनियों को भी बलवान बनाती है। ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना मीडिया उसको बलवान बनाती है। तो बार बार हिमरेजिक जो फ्रजाइल हो गई है, आर्टरी बस्ट हो रही है, वो मजबूत हो जाती है। इसलिए ताप्यादि लौ देते हैं। फिर रस पाचक देते हैं, रक्त पाचक देते हैं। तो वो रक्त अगर आम का भी जाओ, तिक्त रस है, तिक्त रस क्या करेगा, थ्रोम्बस को पूरी तरह से पचा देगा, एम्बोलाई को पूरी तरह से पचा देगा। इसलिए रस पाचक, रक्त पाचक ये मेन चिकित्सा है। और रक्त पित्त वाली जो चिकित्सा बताइए, अगर बीपी हाई हो रहा है, बीपी के लिए टेम्पररी एलोपैथी का दवाई दें। बाकी हम लोग दूर्वा दे सकते हैं, कमल दे सकते हैं, चंदन दे सकते हैं, किरात तिक्त दे सकते हैं और उशीर दे सकते हैं, जो रक्त पित्त की सारी चिकित्सा है। और शरद ऋतुचर्या जो है वो हम लोग दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट को मेंटली बहुत खुश रखें, अच्छे रक्त दोस्तों से मोक्षण, रक्त रक्त मुक्त। मोक्षण भी कर सकते हैं ना? हाँ जी। तो मगर ये इसीलिए दीर्घकालीन बहुत दिन तक दवाइयाँ पेशेंट को लेनी पड़ती है, आहार विहार उसी मेरे पास तरह। एक 95 ईयर्स के एक पुलिस आए थे जो रिटायर हो गए थे, और उनको पैरालिसिस का अटैक है स्ट्रेस की वजह से, बीपी हाई होने से। तो मैंने उनको कहा था कि मैं 3 महीना कोर्स करूंगा, लेकिन वो 1 महीना में ही ठीक हो गए पूरा। और उसके बाद में एक पेशेंट को तुरंत अटैक आया और एलोपैथी डॉक्टर ने मैनेज करके मेरे पास ही भेजा, तो मैंने किया, वो भी 1 महीने में ठीक हो गए। वो पेशेंट टू पेशेंट करता है कि कितना अफेक्ट हुआ है, ब्रेन टिश्यू में कितना ज्यादा नेक्रोस हुआ है या डैमेज। इन्फेक्शन हाँ हाँ। पे डिपेंड करता है। अगर आप बोलेंगे कि 20 साल पहले पैरालिसिस हुआ है, पूरा बॉडी खराब हो गया और आप 2 दिन में ठीक करो, तो नहीं होगा, उसको टाइम लगेगा। वो कितना अफेक्ट अफेक्ट हुआ है, ब्रेन सेल कितने डेथ हो गए उनका, उस हिसाब से हमें स्नेहन लॉन्ग टाइम में देना पड़ेगा तो वो ठीक हो जाता है। लेकिन होता है आयुर्वेद से, उसको कृच्छ साध्य भी बोल सकते हैं। असाध्य अवस्था है कि बहुत ज्यादा आंखें डैमेज हो गई हैं, मतलब ऑप्टिक एरिया में है तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से पूरी आंखों का सेल सारे डेथ डेथ हो गया, तब हम नहीं कर सकते पूरा। वो संप्राप्ति कितना दूर तक गई है, असाध्य अवस्था में चली गई है क्या,
तो असाध्यावस्था में है तो हम नहीं कर सकते। जी, आरती मैडम जी आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप तो काय चिकित्सा में एमडी करिए। हाँ, जितेंद्र जी बोलिए। सर हमने दिखा है सर, एक याद आया सर, बीएमएस जब पढ़ाई कर रहा था तो पंचकर्म में हमारा ड्यूटी हो रहा था सर। जितना पेशेंट भी आ रहे थे वही जो बेल्स पाल्सी का बात सर बोल रहा हूँ, फेशियल पैरालिसिस सर जो आपने बोला ना अभी, वो मैंने दिखा है सर, नस्य से ही 10-12 दिन में ठीक हो जाता था उस टाइम पर, मैंने दिखा है सर। बहुत अच्छा आपने बोला अभी, जो नस्य से, नस्य बहुत अच्छा सर काम करता है बेल्स पाल्सी में सर। जी सर वो जो खीरा बड़ा का नस्य, वो जो अभी बीना मैडम ने भी बोला, माकांगिनी जो ज्योतिषमती का नस्य से भी ठीक हो रहा था, मैंने दिखा 8-10 पेशेंट दिखा था। मुझे भी उस टाइम पढ़ाई के टाइम पर मुझे भी बहुत आश्चर्य लगा था कि इतना अच्छा काम कर रहा है। जो लोग बोलते हैं आजकल की आयुर्वेदिक मेडिसिन में देर से अच्छा होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आयुर्वेदिक से बहुत शीघ्र ही अच्छा हो जाता है सर। इतना ही जी। सर बताओ सर। हाँ, लेकिन वो मस्तिष्क में कितना वो फैल गया है उस पे भी तो रहता है, डिपेंड करता है। जी, बहुत अच्छा हाँ बताया सर, आपने। लेकिन हाँ, मैंने बताओ देखा था तो। सर, बहुत जल्दी जल्दी सर वो ठीक हो गया। तो कितना भी वो एलोपैथी का दवाई जो ब्लड थिनर अभी मैडम ने बोल रहा था उसे, और वो कितना कितना दवाई वो खा रहा था, उसे क्या बोलते हैं, पीरासिटाम और न्यूरोसिटाम, इस तरह दवाई सब खा रहे थे उस टाइम पर, मैंने दिखा था। लेकिन उसको थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था उनका, ठीक नहीं। लेकिन 8-10 दिन नशा और थोड़ा सा जो आयुर्वेदिक दवाई हमारा जो बृहत बात चिंतामणि, आरोग्य वर्धिनी या जो विरेचन में, वो ठीक हो जा रहा था सर, मैंने दिखा था सर उस टाइम पर सर। बहुत अच्छा बताया आपने। चलिए, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो थैंक यू बोल सर। सकते हैं। थैंक यू सर। आरती मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? अभय सर, सरिता मैडम, गंगवार सर, शंकर जी कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए सर प्लीज। मुनमुन जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं। हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं। तो मैंने ज्यादातर सभी का नाम ले लिया है। सत्यम झा जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। नहीं तो मैं सेशन बंद करता हूँ। अब रात को 9 बजे मिलते हैं क्लिनिकल संभाषा में। और कल हम लोग ख वैगुण्य और एक बड़ा व्याधि, अनुक्त व्याधि, जो ग्रंथों में नहीं है लेकिन आजकल कॉमन है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हरिहर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं मिला रहा, अभी तो आपने सब कुछ बता दिया। वो फेशियल पैरालिसिस का 8-10% मैंने दिखा था, इसमें सभी में महाविध्वंस रस, एकांगवीर रस, दशमूला रिष्ट, और ये सर दूध गर्म करके उनके बाफ लेना और नस्य, इससे सभी को अच्छा हो गया था। जी सर, आपने बहुत अच्छा जी बताया। हाँ, अभी हम लोग कल फिर दूसरा कोई टॉपिक पे करेंगे, अभी ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है। और रात को 9 बजे मिलते हैं, क्लिनिकल संभाषा करते हैं। आप लोग अपने अपने सारे पेशेंट लेके आइएगा, फिर बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।